नमस्ते। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में चलेंगे जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, लगभग 1900 ईसा पूर्व महान सिंधु घाटी सभ्यता, जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक थी, वो अचानक खामोश हो गई। इतिहास में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया। तो सवाल ये उठता है कि इसके बाद आखिर हुआ क्या? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने और एक नई संस्कृति के आने के बीच पता है कितना फासला है? करीब 400 साल का। ये एक तरह का ट्रांजिशन का दौर था। और फिर 1500 ईसा पूर्व के आसपास इस उपमहाद्वीप में एक बिल्कुल नई संस्कृति ने दस्तक दी और यहीं से शुरू होता है ऋग्वेदिक काल। तो सवाल ये है कि ये नए लोग थे कौन? इन्हें अक्सर आर्य कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये शब्द किसी नस्ल या रेस को नहीं दिखाता। नहीं, ये एक कल्चरल और लिंग्विस्टिक पहचान थी। मतलब एक खास भाषा बोलने वाले और एक खास तरह से जीने वाले लोग। ऋग्वेद के हिसाब से देखें तो इसका मतलब श्रेष्ठ या आदरणीय जैसा कुछ था। और इन लोगों के पास एक सुपर पावर थी, और वो थी पालतू घोड़ा। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां तेज चलने का कोई जरिया ही नहीं, वहां घोड़ा कितना बड़ा गेम चेंजर रहा होगा। इसने उन्हें जबरदस्त स्पीड दी, मोबिलिटी दी और जाहिर है जंग में एक बहुत बड़ी बढ़त। उनकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी, इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है उनके पहियों में। देखिए, एक तरफ था सिंधु घाटी का ठोस भारी भरकम पहिया, जो बस सामान ढोने के काम आता था धीरे धीरे, और दूसरी तरफ आर्यों का तीलियों वाला हल्का पुल्का और तेज पहिया। ये समझिए कि ये उस जमाने की फॉर्मूला 1 कार थी, जिसे खास तौर पर जंग में रफ्तार और फुर्ती के लिए बनाया गया था। लेकिन बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं थी। उनकी असली पहचान तो उनकी भाषा से थी। वो जो भाषा बोलते थे ना, उसकी जड़ें एक बहुत ही प्राचीन भाषा में थी, जिसे हम कहते हैं प्रोटो इंडो यूरोपियन। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो जड़ है जिससे आज की सैकड़ों भाषाएं निकली हैं। सोचिए, हिंदी और पारसी से लेकर अंग्रेजी और स्पेनिश तक। तो ये जो भाषाई कनेक्शन है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ये लोग आए कहां से थे? चलिए अब उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो हमें बताते हैं कि उनकी एक कॉमन होमलैंड थी और वहां से उन्होंने महाद्वीपों का सफर तय किया। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। अंग्रेजी में मदर, लैटिन में माटेर, संस्कृत में मातृ, है ना मिलती जुलती आवाज। और देखिए, फादर, पैटर, पितृ, या फिर फायर, इग्निस, अग्नि। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, है ना? ये असल में एक ही भाषा परिवार से आने का पक्का सबूत है। और सबूत सिर्फ भाषा के ही नहीं हैं, कई लेयर्स हैं। पहली लेयर, टेक्स्ट्स। भारत का ऋग्वेद और ईरान का ज़ेंद अवेस्ता, दोनों में एक जैसे भगवान, एक जैसे रीति रिवाजों का जिक्र है। दूसरी लेयर, भाषा के सुराग। उनकी डिक्शनरी में ठंडे मौसम के पेड़ पौधों के लिए तो शब्द हैं, पर बाघ या हाथी जैसे ट्रॉपिकल जानवरों के लिए नहीं। और सबसे मजबूत कड़ी, तीसरी लेयर, जेनेटिक्स। M17 नाम का एक जीन मार्कर जो सेंट्रल एशिया के 40% लोगों में मिलता है, वही दिल्ली के 35% हिंदी बोलने वालों में भी पाया जाता है। ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेपीज से हुआ एक माइग्रेशन। अच्छा, तो जब ये लोग भारतीय उपमहाद्वीप में आकर बस गए, तब इनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए अब उस दौर में चलते हैं। लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का ये वक्त। इसे हम मवेशियों, मुखियाओं और लड़ाइयों का दौर कह सकते हैं। देखिए, उनका जो समाज था वो पूरा का पूरा रिश्तेदारी पर टिका था। इसे ऐसे समझिए, सबसे छोटी यूनिट थी कुल, मतलब परिवार। फिर कई कुल मिलकर बनाते थे ग्राम। कई ग्राम मिलकर बनते थे विश, यानी एक क्लैन या कबीला। और फिर कई विश को मिलाकर बनता था सबसे बड़ा ग्रुप, जन, यानी पूरी की पूरी ट्राइब। इस जन या ट्राइब का जो हेड होता था उसे कहते थे राजन। पर एक मिनट, ये आज के जमाने के राजा जैसा बिल्कुल नहीं था, जिसका एक फिक्स्ड इलाका हो। नहीं, वो एक ट्राइबल चीफ था, एक सरदार जिसे जंग में लीडरशिप के लिए चुना जाता था। उसकी पावर उसकी जीत पर और कबीले की रजामंदी पर टिकी थी। कोई परमानेंट आर्मी नहीं, कोई टैक्स सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं। तो अगर जमीन के लिए नहीं तो फिर लड़ाइयां होती क्यों थीं? इसका जवाब एक ही शब्द में है, गविष्ठी। ये ऋग्वेद में युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। और इसका मतलब जानते हैं क्या है? गायों की खोज। जी हाँ, सर्च फॉर काउज। बस इसी एक शब्द से पता चल जाता है कि उस जमाने में असली दौलत और ताकत क्या थी। गायें, सोना या जमीन नहीं। और जब दौलत ही गायें हों
तो जाहिर है लड़ाइयां तो होंगी ही। ये लड़ाइयां सिर्फ आर्य कबीलों के बीच ही नहीं होती थीं, बल्कि उन लोगों से भी होती थीं जो यहाँ पहले से रह रहे थे। ऋग्वेद में उन्हें दास और दस्यु कहा गया है। ये शायद अलग भाषा और संस्कृति के लोग थे जिनके तौर तरीके आर्यों से अलग थे। और इसी दौर की सबसे मशहूर लड़ाई का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, दशराग्य युद्ध, यानी 10 राजाओं की लड़ाई। तो ये तो हुई उनके जीवन की बात, पर सवाल ये है कि इस प्राचीन संस्कृति ने इस उपमहाद्वीप पर अपनी क्या छाप छोड़ी? उनकी विरासत कितनी गहरी और कितनी टिकाऊ थी? चलिए अब इस पर बात करते हैं। उनकी विरासत का सबसे बड़ा सबूत तो खुद ऋग्वेद है। सोचिए, इसमें 1028 भजन या सूक्त हैं, और यह सिर्फ कोई किताब नहीं है, ये इंडो यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना टेक्स्ट है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इससे लिखने से पहले 1000 साल से भी ज्यादा समय तक इसे सिर्फ जबानी तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके आगे बढ़ाया गया। कमाल है ना? और वो अपने साथ कई नई सांस्कृतिक और धार्मिक चीजें भी लेकर आए, जैसे शवों को जलाने की प्रथा यानी दाह संस्कार, जो बहुत आम हो गया, अग्नि की पूजा, आग को भगवान और इंसानों के बीच एक मैसेंजर की तरह देखा जाता था। फिर था अश्वमेध यज्ञ, जो राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए करते थे। एक खास तरह का पेय था सोम, जिससे धार्मिक सेरेमनी में पिया जाता था। और हाँ, सबसे बढ़कर संस्कृत भाषा, जो ऋग्वेद की भाषा थी और जो आगे चलकर प्राचीन भारत की क्लासिकल लैंग्वेज बनी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि कैसे एक 3500 साल पुरानी मौखिक परंपरा, जिसका जन्म हुआ था सेंट्रल एशिया के मैदानों में, वो आज भी एक पूरे उपमहाद्वीप की सोच और संस्कृति को आकार दे रही है। ये हमें कल्चर की जड़ों की गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।